गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं आज बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें पहले भाग में नेशनल पावर यानी राष्ट्रीय शक्ति के बारे में आपको बताऊंगी और इसका ये भाग प्रथम है। हम जैसे जैसे इसको पढ़ते चले जाएंगे, इसके पार्ट 1 और 2 इन दो भागों में मैंने डिवाइड किए, जिससे आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। इसका जो फर्स्ट पेपर था वो था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वो राज्य के संदर्भ में था, राज्य की विचारधारा के संदर्भ में था। और जो सेकंड है वो एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध होते हैं और उनके बीच में शक्ति कैसे कार्य करती है, ये मैं बतलाने का प्रयास करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी कॉपी और पेंसिल पेन लेकर बैठे होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे विश्व में हमारा जो शक्ति है उसी के पीछे सारे राज्य कार्य कर रहे हैं। शक्ति का हम जब मूलभूत से बात करते हैं तो आखिर शक्ति है क्या, तो बहुत साधारण शब्दों में व्यक्ति के संदर्भ में शक्ति से अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को नियंत्रित करने और उनसे मनचाहा व्यवहार कराने और उन्हें अनचाहा व्यवहार कराने से रोकने की सामर्थ्य या योग्यता रखता है। जब यही बात मिलकर सारे व्यक्ति राष्ट्र के बारे में अभिव्यक्त करके दूसरे राज्यों के संदर्भ में करते हैं तो राष्ट्रीय शक्ति होती है। इसमें संपूर्ण राज्य की शक्ति केंद्रित हो जाती है। हम धीरे धीरे आगे जाकर इस शक्ति के संदर्भ में ही बात करते रहेंगे। नेक्स्ट जो है कि आखिर राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शक्ति कैसे कार्य करती है और इसकी परिभाषा के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले जो हार्टमैन अपने जो विचारक हैं उन्होंने शक्ति के संदर्भ में बड़े मूलभूत परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है या अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। ये हार्टमैन ने बोला है। उसके बाद एक और अपने विचारक हुए हैं हैंस जे मॉर्गेंथ्यू, जिन्हें शक्ति का प्रणेता कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है या प्रयास करता है। जब हम इन तीनों शक्तियों की परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं तो तीसरे जो विचारक हैं पेडलफोर्ड व लिंकन, उन्होंने कहा कि राष्ट्र की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है और राष्ट्रीय शक्ति सामर्थ्य का वह योग है जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु उपयोग में लाता है। ये इनकी परिभाषाएं थी। अब जब हम इनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, उसकी शक्ति की बात करते हैं, उनसे कुछ परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती है। तो पहली परिभाषा इन्होंने क्या बताई कि जो राष्ट्रीय शक्ति है वह क्षमता है जो एक राष्ट्र द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी जो परिभाषा स्पष्ट होती है वो है कि वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता है, कैपेबिलिटी है, जिसके आधार पर वह दूसरे राष्ट्र से व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करता है। शक्ति का तात्पर्य यही है कि दूसरा राष्ट्र आपकी अधीनता को या शक्ति को स्वीकार करे। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का संपूर्ण प्रभाव होता है। ये बड़ी स्पेशल बात इन्होंने करी है। हम जब शक्ति की विशेषताओं की ओर इंगित करते हैं तो कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो उसके विशेषताओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जो इसका पहला पॉइंट है वो ये है कि अस्थायी स्वरूप, ये उसकी राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं हैं जो परिभाषाओं से निकलकर विशेषताएं दृष्टिगोचर करती है। अब अस्थायी स्वरूप क्या है? राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, क्योंकि समय समय पर इसके तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। भारत की राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। पूर्व काल में
सैनिक दृष्टि से पिछड़े और सुरक्षा के प्रति जो आशंकित भारत की तुलना में आज भारत के पास सैन्य क्षमता है, उसका प्रभाव है और सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास के परिपूर्ण है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है तुलनात्मक स्वरूप। तुलनात्मक स्वरूप में राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप और स्तर को तुलनात्मक पद्धति से आंका जाता है। एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व की और दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उसी तत्व से तुलना करते हैं। तीसरा आता है सापेक्षता। सापेक्षता का यहाँ पे सीधा सा अर्थ लिया गया है कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों के अन्य संबंध भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और ब्रिटेन के संबंधों में अपने आप ही सापेक्ष परिवर्तन आ गया। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से पूर्ण समान नहीं होते, उसी तरह से किसी भी देश की तुलना दूसरे देश से करने पर पूर्ण समानता नहीं पाई जा सकती है। एक देश दूसरे देश से या तो निर्बल होगा या शक्तिशाली होगा। पांचवी जो इसकी मुख्य बिंदु आता हुआ है राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है शक्ति की। किसी भी देश की शक्ति का सही आंकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि शक्ति में घटोतरी और बढ़ोतरी होती रहती है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति का सही मूल्यांकन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक देश सामान्यतः दूसरे देशों की शक्ति को और सर्वाधिकारवादी देश दूसरे देश की शक्ति को कम आंकते हैं। तो इस तरह से जो विभिन्न विद्वानों ने शक्ति को परिभाषित किया है, उन्होंने कुछ विशेषताएं 5 बिंदुओं के माध्यम से बतलाने की कोशिश करी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो राष्ट्रीय शक्ति है इसका महत्व क्या है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह किसी राष्ट्र की आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने का एक साधन है। अर्थात किसी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जो राष्ट्र जितनी अधिक शक्ति संपन्न होता है वह अपने राष्ट्रीय हितों को उतना ही अधिक सफलता से प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रीय हितों में सबसे बड़ा जो हित होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो है राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना और इसे बढ़ाना। जैसे हम आजकल की बात करें तो इसमें अमेरिका का नाम भी आता है, चाइना का नाम भी आता है, 2 राष्ट्रों का बड़ा महत्वपूर्ण आता है। तो यह किसी राष्ट्र की आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने का एक साधन है। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी होती है। ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब जो राष्ट्रीय शक्ति ही किसी भी देश की विदेश नीति का भी आधार होती है, क्योंकि जो विदेश नीति है वो शक्ति पर आधारित होती है। तो शक्ति संपन्न राष्ट्र ही अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकता है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यह विदित होता है कि राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार कितने हैं। तो हम शॉर्ट में बात करने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार बतलाए हैं। पहला है सैनिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति और तीसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। सैनिक शक्ति में आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितने आपके पास थल सेना है, आपके पास जल सेना है और आपके पास दूसरे दुश्मनों को मारने वाले कितने संसाधन हैं। आर्थिक शक्ति में हम अर्थव्यवस्था से लेंगे, कौन सा देश अर्थव्यवस्था से शक्तिशाली है। हम इस दृष्टि से जापान को भी ले सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से वो राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। यदि आपके पास सैनिक शक्ति है पर्याप्त, आर्थिक शक्ति भी पर्याप्त है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप अपनी शक्ति का निरंकुश उपयोग कर सकें, लेकिन दूसरे राष्ट्र उसकी अधीनता, उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं, उससे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा, तो ये भी बताने की कोशिश करी है कि राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण विभिन्न तत्वों से होता है जो एक दूसरे के पूरक एवं अंतर्निर्भर होते हैं। शक्ति कभी भी निरपेक्ष न होकर सापेक्ष होती है और राष्ट्र भक्ति में भूगोल को छोड़कर शेष अन्य जो तत्व होते हैं वो अस्थिर होते हैं, बाकी स्थिर होते हैं। और राष्ट्र शक्ति विभिन्न तत्वों के अस्तित्व के साथ साथ इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। ये जितने भी उपयुक्त मूल्यांकन हमने किए, इसके आधार पर जो शक्तिशाली राष्ट्र बनने हेतु सभी तत्वों का उचित प्रयोग
अनिवार्य है। इसी के साथ मैं ये आशा करती हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय शक्ति का जो अर्थ है, उसकी परिभाषा है, जो उसके प्रकार मैंने बतलाने की कोशिश करी है, वो इसका भाग 1 है, वो आपको आवश्यक रूप से समझ में आ गया होगा। और मैं इसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगी और वीडियो अपलोड करूँगी।